नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की है तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सोरोकिन ने गतिशीलता को किस प्रकार परिभाषित किया है। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो सोरोकिन है, सोरोकिन ने गतिशीलता को किस प्रकार परिभाषित किया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो सोरोकिन है, सोरोकिन ने गतिशीलता को किस प्रकार परिभाषित किया है, यानी कि सोरोकिन की परिभाषा आपको लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, यानी कि दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको सामाजिक गतिशीलता के बारे में लिखना है कि सामाजिक गतिशीलता क्या होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित कीजिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो सामाजिक स्तरीकरण होता है, यहाँ पे आपको सामाजिक स्तरीकरण क्या करना है, सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक नियंत्रण में सामाजिक मूल्यों का महत्व बताइए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो सामाजिक नियंत्रण है, सामाजिक नियंत्रण में सामाजिक मूल्यों का क्या महत्व है। यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक नियंत्रण में सामाजिक मूल्यों का महत्व बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकाचार अथवा रूढ़ियों से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो लोकाचार होता है अथवा जो रूढ़ियाँ होता है, लोकाचार अथवा रूढ़ियों से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि लोकाचार क्या होता है, रूढ़ियाँ क्या होता है, आपको लोकाचार अथवा रूढ़ियों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्य या भूमिका की दो विशेषताएं लिखिए। यानी कि जो कार्य होता है और जो भूमिका होता है, यहाँ पे आपको कार्य भूमिका क्या करना है, कार्य भूमिका की दो विशेषताएं लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में दो अंतर लिखिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रदत्त परिस्थिति होता है और जो अर्जित परिस्थिति होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में क्या करना है, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में दो अंतर लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक संरचना की चार विशेषताएं लिखिए। यानी कि आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो सामाजिक संरचना है, यहाँ पे आपको सामाजिक संरचना की चार विशेषताएं लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सदरलैंड के अनुसार प्रतिस्पर्धा की परिभाषा क्या है। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि जो सदरलैंड है, सदरलैंड के अनुसार जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा की क्या परिभाषा है। यहाँ पर दोस्तों आपको सदरलैंड के अनुसार प्रतिस्पर्धा की परिभाषा लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भौतिक संस्कृति क्या है। यहाँ पर दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिक संस्कृति क्या है। यहाँ पे आपको 10वें क्वेश्चन के अंदर भौतिक संस्कृति के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के चार ऐच्छिक कार्य लिखिए। यानी कि 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो राज्य होता है, राज्य के कौन कौन से चार ऐच्छिक कार्य होते हैं। यहाँ पे आपको राज्य के चार ऐच्छिक कार्यों के बारे में लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए। यानी कि जो शिक्षा होता है, शिक्षा का क्या महत्व होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको 12वें क्वेश्चन के अंदर शिक्षा के महत्व का वर्णन करना है। तो दोस्तों ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की व्याख्या कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो समाज शास्त्र होता है, यहाँ पे आपको समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की व्याख्या करना है। यानी कि समाज शास्त्र की जो वैज्ञानिक प्रकृति होती है, यहाँ पे आपको समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक समय के प्रमुख समाजशास्त्रियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो आधुनिक समय के प्रमुख समाजशास्त्री है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर आधुनिक समय के प्रमुख समाजशास्त्रियों क्या करना है, आधुनिक समय के प्रमुख समाजशास्त्रियों का संक्षेप में उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र व मानव शास्त्र के पारस्परिक संबंधों की विवेचना कीजिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो समाज शास्त्र है और जो मानव शास्त्र है, इनके बीच में क्या संबंध है। यहाँ पर दोस्तों आपको समाज शास्त्र और मानव शास्त्र के पारस्परिक संबंधों का विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, समुदाय की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो समुदाय होता है, यहाँ पे आपको समुदाय की क्या करना है, समुदाय की प्रमुख विशेषताएं बताना है। यानी कि समुदाय की जो भी विशेषता होती है, यहाँ पे आपको समुदाय की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों
अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समिति और समुदाय में दो अंतर लिखिए। यानी कि जो समिति होता है और जो समुदाय होता है, समिति और समुदाय में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको 5वें क्वेश्चन के अंदर समिति और समुदाय में दो अंतर लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक समूह की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो सामाजिक समूह होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको 6ठे क्वेश्चन के अंदर सामाजिक समूह की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिकरण में द्वितीयक समूह की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी कि जो सामाजिकरण है, यहाँ पे आपको सामाजिकरण में द्वितीयक समूह की जो भूमिका है, यहाँ पे आपको सामाजिकरण में द्वितीयक समूह की भूमिका की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नातेदारी की रीतियों की व्याख्या कीजिए। यानी कि 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो नातेदारी होता है, यहाँ पे आपको नातेदारी की रीतियों क्या करना है, नातेदारी की रीतियों की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू विवाह के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। यानी जो हिंदू विवाह होता है, यहाँ पे आपको हिंदू विवाह के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करना है कि हिंदू विवाह के कौन कौन से प्रमुख उद्देश्य होते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिलोम विवाह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रतिलोम विवाह होता है, यहाँ पे आपको प्रतिलोम विवाह पर क्या करना है, प्रतिलोम विवाह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं, सामाजिक स्तरीकरण की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं, सामाजिक स्तरीकरण की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी कि सामाजिक स्तरीकरण होता है, यहाँ पे आपको सामाजिक स्तरीकरण की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिस्थिति से आप क्या समझते हैं, प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारक की विवेचना कीजिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परिस्थिति क्या होता है, परिस्थिति से आप क्या समझते हैं, आपको परिस्थिति के बारे में बताना है। और आगे कह रहा है कि प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारक की विवेचना कीजिए। यानी कि प्रदत्त परिस्थिति है, यहाँ पे आपको प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारकों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सहयोग को परिभाषित कीजिए, सहयोग की विशेषताएं और महत्व की विवेचना कीजिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सहयोग क्या होता है, यहाँ पे आपको सहयोग को परिभाषित करना है, सहयोग की विशेषताएं बताना है और उसके महत्व की विवेचना करना है। यानी कि जो सहयोग होता है, सबसे पहले आपको सहयोग की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आपको सहयोग की विशेषता बताना है और फिर उसके बाद सहयोग के महत्व की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म से आप क्या समझते हैं, उसके प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म क्या होता है, धर्म से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको धर्म के बारे में बताना है और धर्म के कौन कौन से प्रमुख लक्षण है, उन प्रमुख लक्षणों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समिति के विभिन्न प्रकारों को समझाइए तथा समिति और समुदाय की समानताओं और असमानताओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो समिति होता है, समिति कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे आपको समिति के विभिन्न प्रकारों को लिखना है। तो समिति और समुदाय में क्या समानता होता है, यहाँ पे आपको समिति और समुदाय में समानताओं के बारे में लिखना है और समिति और समुदाय में क्या समानता होता है, यहाँ पे आपको समिति और समुदाय में असमानता के बारे में लिखना है। यानी कि सबसे पहले आपको समिति के विभिन्न प्रकारों को लिखना है, उसके बाद समिति और समुदाय की समानताओं को लिखना है, उसके बाद लास्ट में आपको समिति और समुदाय की असमानताओं के बारे में लिखना है। तो दोस्तों टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे दूंगा। तो आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।